नमस्कार मेरे प्यारे साथियों दोस्तों। कहा जाता है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम तो सिर्फ दिशा बदलो और दिशा बदलने से किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हम पढ़ रहे थे समस्थानिक समभारिक। समस्थानिक इसमें कंप्लीट हुआ और आज समभारिक पढ़ेंगे। समभारिक आइसोबार, आइसोटॉप तो कल की क्लास में जाना आपने। ये आइसोबार है। ये क्या है? आइसोबार। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन, ये सभी पढ़ने हैं। समभारिक क्या होता है? समस्थानिक तो आपने जाना। समभारिक क्या होता है? समस्थानिक का मतलब था, समस्थानिक क्या कहता है? समान स्थान। अरे आइसोटॉप का मतलब क्या था? आइसोटॉप क्या था? अच्छा, इसमें दो बातें थी। एक तो था परमाणु क्रमांक और दूसरो बताओ भैया, दूसरो क्या है? क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। अब इसमें यह था कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या थी? ये अलग अलग थी। इसका मतलब तो ये था, और जस्ट इसका ऑपोजिट होगा वो समभारिक होगा। समस्थानिक का उल्टा क्या होता है? समभारिक। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। नीचे वाली संख्या समान होती है, ऊपर वाली संख्या अलग अलग होती है, लेकिन इसका अपोजिट इसमें होगा समभारिक में। समभारिक क्या होगा? यस, आप नोट कर लें समभारिक क्या है। आइसोबार क्या होता है? वही दो बातें ध्यान में रखना। एक तो होगा वो होगा परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और इसको लिखा जाता है आपके जेड के द्वारा। किसके द्वारा? जेड के द्वारा। जेड ही है, ये परमाणु संख्या हो गया। और दूसरा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं, ए के द्वारा इसको लिखा जाता है। यह है आपकी द्रव्यमान संख्या। अब इसमें क्या होगा? समस्थानिक का ये अपोजिट है। अब इसमें ये समान दिख रहा है तो ये इसमें असमान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु संख्या जो है ये तो क्या है? असमान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान होगी। उसे हम क्या बोलेंगे? समभारिक, आइसोबार बोलेंगे। आइसोबार में क्या होता है? समभारिक में क्या होगा? परमाणु संख्या अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या दिखाई देगी? समान दिखाई देगी। ये होता है समभारिक। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। समभारिक में देखना, उदाहरण देखें आप। ऑर्गन हो गया, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये तीन एलिमेंट है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है, तो इसको 18 यहां लिखेंगे ना, ये रहा 18। पोटेशियम क्या है? कैल्शियम कितने हैं? 20। और द्रव्यमान संख्या इनकी लगभग दुगुनी होती है, लगभग दुगुनी होती है इनकी द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या 40। अब इतनी है तो इसकी भी इतनी रहेगी, इसकी भी क्या है? 40। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, आप देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या ये द्रव्यमान संख्या है, ये क्या है? समान है। ये क्या है? समान है। लेकिन बात करें इसकी, ये देखो ये क्या है? अलग अलग है। अब इसका मतलब ये वाली संख्या तो जेड कहलाएगी। ये क्या है? जेड है। और ये वाली क्या है? ए है। यानी ये तो हो गई परमाणु संख्या, और ये क्या हो गई? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या आप देख रहे हैं ना, समान है,
और परमाणु संख्या Z जिसको बोलते हैं, ये परमाणु संख्या, ये क्या दिख रही है? अलग अलग, 18, 19 और 20। अब यदि आपसे पहचान पूछी जाए समभारिक क्या है, तो सीधी सी बात है, यदि आपको द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर वाली संख्या समान दिख रही है तो वो क्या है? समभारिक है। और ऊपर वाली संख्या अलग अलग नजर आ रही है, नीचे वाली संख्या समान नजर आ रही है, तो फिर वो क्या है? समस्थानिक है। कर लोगे क्या? समभारिक क्या होगा? समभारिक जिसमें द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। अब इससे ज्यादा गहरा प्रश्न बनता है वो यही है, मैंने आपको बताया, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, आपसे प्रोटॉन की संख्या इसमें पूछी जा सकती है, और आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें पूछी जा सकती है। बताओ भाई, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो परमाणु संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो परमाणु संख्या है। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं ऑर्गन में? आप देख रहे हैं 18 है। इसमें कितने हैं? पोटेशियम में 19 है, कैल्शियम में कितने हैं? 20 है जी। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 19 इसमें है, और ये वाली संख्या 20 इसमें है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, बराबर है, सेम। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? यस, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये वाला माइनस करना है, और इसमें से ये माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आया? 22। आगे फिर कर लोगे? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इतना लंबा चौड़ा पूछा जाए तो ऐसे करना है, अन्यथा सिंपल सा एक सवाल आएगा, समभारिक कौन सा है? समभारिक कौन सा होता है? जिसमें आपको द्रव्यमान संख्या समान नजर आए, परमाणु संख्या अलग अलग दिखे, समभारिक करना है, आइसोबार करना है। और समस्थानिक में समान स्थान का मतलब नीचे वाली जो संख्या होगी, परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। कर लोगे? नेक्स्ट नंबर 3, सम न्यूट्रॉनिक। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, इसको बोलते हैं आइसोटोन। आपने जाना आइसोटॉप, आपने जाना आइसोबार, और ये नंबर 3 है, वो है आइसोटोन। आइसोटॉप क्या होता है? समस्थानिक। आइसोबार क्या होता है? समभारिक। और आइसोटोन क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक होता है आइसोटोन। नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। देख लो आप, सम, सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, ना कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, अच्छा इसमें 3 बातें ध्यान रखना। एक तो वही है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या को क्या लिखते हैं? Z। एक हो गई द्रव्यमान संख्या, दूसरी क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं रे? एटॉमिक मास। इसको किससे लिखते हैं? A से। और तीसरा क्या आएगा? न्यूट्रॉन। नाम से ही पता चल रहा है, तीसरा है न्यूट्रॉन। अब बताओ इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन दिख रहा है समान, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी? समान। और बाकी दोनों क्या है? ये अलग होगा, असमान होगा, और ये भी क्या है? असमान है। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होती है? असमान या अलग अलग होती है, उसको बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, तीनों ध्यान में रखना है। समस्थानिक के सवाल खूब पूछे जाते हैं, समस्थानिक के। आइसोटोन के एग्जाम्पल देखो, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण देखिएगा, फॉस्फोरस, सल्फर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर। अब बताओ,
फॉस्फोरस के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? 15 होते हैं ना, याद आ रहा है? सल्फर के कितने होते हैं? 16। तो यहां लिखूंगा मैं 15 और यहां क्या लिखूंगा? अब यहां साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ ये बात लिखी गई है कि परमाणु संख्या अलग, ये परमाणु संख्या है। यहां लिखा गया द्रव्यमान संख्या अलग, ये भी अलग होगी, ये भी अलग होगी, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो 15 और 16 अलग अलग है। अच्छा, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 31, इसके लगभग डबल होता है। और सल्फर की 32। क्या लिखा गया ऊपर? ऊपर ये लिखा गया कि नीचे वाली संख्या भी अलग अलग होगी, ऊपर वाली संख्या भी आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। बताओ भाई, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 15। और उसमें कितनी है? 16 सा। बस ये तो हो गई प्रोटॉन, ये पी में है और ये किस में है? एस में, सल्फर में। अरे नीचे वाली जो संख्या लिखी जाती है वही होती है प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ? 15 और इसमें तो क्या याद करोगे, लेकिन यहां लिखा गया है न्यूट्रॉन की संख्या समान, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऐसे। 31 माइनस 15 कितने बच रहे हैं? 32 माइनस 16। तो यही तो बात लिखी गई है, ये बात लिखी गई है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। हालांकि एक सम इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। एक और होता है, वो होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, वो भी बता देते हैं। समझ में आ गई क्या ये बातें? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान। जो भी एग्जाम्पल दे माइनस करके चेक कर लेना, यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान दिख रही है तो इसका मतलब सम न्यूट्रॉनिक है। और लेना एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 7। दोनों अलग अलग होने चाहिए, ऊपर वाली संख्या भी अलग अलग होगी। यहां क्या आएगा? 12। यहां क्या आएगा? 13। हो गया ये क्या है बताओ? आपसे पूछ लिया जाए इसकी पहचान बताओ क्या है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। इसका मतलब न्यूट्रॉन समान दिख रहा है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। कर लोगे? चलो ठीक है। तो ये तो अपना कल का बचा हुआ पार्ट था, कल की क्लास का बचा हुआ पार्ट। आज हेडिंग लगाइएगा आप, नई हेडिंग, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहां से एग्जाम में सवाल बनेगा, यहां से सवाल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भौतिक और रासायनिक। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है टॉपिक, लेकिन यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है एग्जाम में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक है परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस, और दूसरा क्या है? केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा एग्जाम में, यहां से सवाल बनेंगे। और आसान सा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। कोई बताना चाहेगा क्या भौतिक परिवर्तन क्या है? बताओ फिर। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? कौन बताना चाहेगा? भौतिक परिवर्तन वे पदार्थ जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में बदलाव होता है। कौन सी अवस्थाओं में? भौतिक अवस्थाएं हैं। आप नोट कर लें,
पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पहली बात तो यह है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? अरे भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, जैसे आपके दाब, गलनांक, क्या है? ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, गलनांक, क्वथनांक, इनमें बदलना होगा। संघनन, जो भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, क्या पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, संघनन, ठोस, द्रव, गैस, अच्छा, इनमें बदलाव होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती है, वो भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात, क्या इसमें नया पदार्थ बनता है? भौतिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ बनता है? क्या नहीं बनता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। तो इसमें ध्यान देना, नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। चेंज कर सकते हैं, लेकिन पुनः उसी अवस्था में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, यह ध्यान में रखना। इसमें नया पदार्थ नहीं बनने वाला, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। और एक सवाल यहां से आपकी एग्जाम में भी बनेगा, यह भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसको कौन सा परिवर्तन कहते हैं? ये स्थायी है या अस्थायी है? ये अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। इसको बोला जाता है अस्थायी परिवर्तन। अब एग्जाम में आपके ये भी नाम आ सकता है, अस्थायी परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? भौतिक परिवर्तन को ही अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा और ध्यान देने बातें बताओ, क्या होगा? ये उत्कर्मणीय होता है या अनुत्कर्मणीय होता है? उत्कर्मणीय वो होते हैं जिनको पुनः उसी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये उत्कर्मणीय है या अनुत्कर्मणीय है? अनुत्कर्मणीय, जिसको एक बार बदल दिया वापस चेंज नहीं होगा, दो दिशाओं में। उत्कर्मणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में। इसका मतलब ये उत्कर्मणीय परिवर्तन है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और उत्कर्मणीय परिवर्तन का मतलब होता है दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं ये। जल से आप बर्फ बना लेंगे, लेकिन बर्फ से वापस जल को भी बना सकते हैं। दोनों दिशाओं में ये संपन्न होता है। उत्कर्मणीय परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन है। ध्यान देना, ये इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती है। इसमें रंग भी बदल सकता है, गंध भी बदल सकती है क्या? तो ये है भौतिक परिवर्तन। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण से दोनों दिशाओं का मतलब अभी समझ में आएगा। दोनों दिशाओं का मतलब क्या है? जैसे आप समझना, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा ना। उदाहरण देखें आप, हमारे पास क्या है? पानी है, या बर्फ ले लो, ये लो बर्फ है। ये क्या है? बर्फ है। और बर्फ कैसी होती है रे? ठोस होती है। बर्फ क्या होती है? ठोस होती है। तो इसका मतलब ये ठोस है, सॉलिड है। ये क्या है? ठोस है। अब जब इस बर्फ को हम करेंगे गरम, क्या करेंगे? गरम। बताओ ये किस में बदलेगा? बर्फ को यदि आप धूप में रख देते हैं, गरम करते हैं, तो किस में बदल जाती है? ये पानी में। आप सबको पता है ना। अरे आइसक्रीम को थोड़े समय के लिए आप तेज धूप में रख दो, पानी बन जाएगा पिघलकर। तो ये जो बर्फ ठोस अवस्था में है, इसको यदि आप गर्म करते हैं तो पानी बना। दूसरी बात देखना, इस पानी को हमने क्या किया? ठंडा किया है। अरे इस पानी को क्या किया? ठंडा किया। किस में चेंज हो गया? ये बर्फ में। तो यही तो बात है, दोनों दिशाओं का मतलब क्या है? बर्फ से हमने क्या बनाया? पानी। और पानी से वापस क्या बना लिया? बर्फ बना लिया। अब समझ में आई क्या?
इसका मतलब ये है कि ये भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नोट करें, उदाहरण नोट करें। पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक। अब इनको रटना मत, रटोगे तो काम खराब होगा। पानी है, उसको वाष्प में बदला और वाष्प ऊपर उड़ेगी और वापस जल के रूप में आएगी। तो इसका मतलब ये अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। पानी से वाष्प बनेगा, वाष्प से वापस पानी आ जाएगा। तो पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। बल्ब का जलना, बताओ बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? हाँ, जहां पर आपको जलना शब्द नजर आता है ना, वो लगभग रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, तो जलना जहां भी शब्द आपको आएगा वो लगभग रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बल्ब का जलना, बल्ब को जला दिया, वापस बुझा भी तो सकते हैं, नहीं बुझा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, ये भौतिक परिवर्तन होगा। उदाहरण नोट कर लेना भाई, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मोम का पिघलना, बिल्कुल सही है। मोम का पिघलना, जी बिल्कुल सही है। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भौतिक। लेकिन एक बात यहां नोट कर लेना आप अलग से, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका बताओ आंसर क्या होगा? क्या विनोद, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जहां आपको जलना शब्द नजर आ रहा है वहां रासायनिक करते हैं। मोमबत्ती का जलना, तनसुख किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये? अरे तनसुख बताओ इसका आंसर क्या होगा? मोमबत्ती का जलना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? कागज जल गया, लकड़ी जल गई, राख बन गई। अब जो राख बनी है, क्या उससे वापस आप लकड़ी बना लोगे? नहीं। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कागज जल गया, जले हुए कागज से वापस कागज बनाओगे? रासायनिक परिवर्तन है। समझ लेना आप ऐसे। मोमबत्ती का जलना ये अपवाद है, याद रखना। इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक भी होता है। भौतिक प्लस रासायनिक दोनों करने भाई, ये ध्यान में रखना। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। आप जला के चेक कर लेना। मोमबत्ती को जब जलाओगे तो क्या होगा? पिघलती है और उसका कुछ न कुछ हिस्सा नीचे आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है मोमबत्ती का जलना, ये भी जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट, और बताओ इसके एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के। यस, ये भी सही है। जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, अरे रासायनिक नहीं है तनसुख। दो दिन पहले आपने क्लास में जाना था, क्रिस्टलीकरण की विधियां आपने पढ़ी थी ना? हाँ, जितनी भी विधियां हैं वो सारी किस में आएगी? भौतिक परिवर्तन में। क्रिस्टलीकरण आया था ना वहां? अरे क्रिस्टलीकरण आया कि नहीं आया? आया था क्या? क्रिस्टलीकरण आपने पढ़ा था ना? क्रिस्टलीकरण ठोस पदार्थों को शुद्ध करना है, गंदले जल से मिट्टी जैसी अशुद्धियों को दूर करना निषेधन था। जल में नमक का घुलना और वापस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं। और बताओ,
धातु का पिघलना, जी बिल्कुल सही है। और बोलो, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है धातु का पिघलना, ये बिल्कुल इसी में आएगा। अरे पिघल रही है ना, पदार्थ की अवस्था बदल रही है, और जब पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है भौतिक परिवर्तन है। और बताओ, हाँ वो आप तो समझ आना है। कागज का फटना बिल्कुल सही है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का फटना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? यह भौतिक होगा। गीले गीले कपड़े का सूखना है, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक होगा। पाछो है, पाछो आलो कर ले, वाह। कागज का फटना ध्यान में रखना है, गीले कपड़े का सूखना। अब आप समझ आना भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव होगा, पुनः उसी अवस्था में आप बदल सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन रहने वाले हैं। कर लोगे? क्या हुआ? कर लेना भाई, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस, ये क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? जिसको एक बार बदल दिया वापस काम नहीं पड़ेगा, नया पदार्थ बनेगा। जैसे आपने दूध से दही बना लिया, तो दही से दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा भाई। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है नए पदार्थ का निर्माण। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी ध्यान में रखना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है इसमें। ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो ये ध्यान में रखना, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है? अनुत्क्रमणीय। और बताओ भाई तंसु, क्या होगा? अनुत्क्रमणीय जान गए क्या? जिसकी दिशा एक ही होने वाली है। उत्क्रमणीय का मतलब वापस बदल सकते हैं हम, लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा, अनुत्क्रमणीय। ये स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा? पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं बदल जाती है। पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं में बदलाव होता है भाई। पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? नए पदार्थ का निर्माण होगा रासायनिक परिवर्तन में। क्या नया पदार्थ बनेगा? पहली बात, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे गंध, गंध, ठीक है। उदाहरण से ज्यादा समझ में आने वाला है, उदाहरण देखिएगा। कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। कैसे? कागज को जला दिया तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है।
कागज को जला दिया, जलाने से कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन का दहन या कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन किस प्रकार का परिवर्तन है? हरी मेहंदी का रचना बिल्कुल इसी में आएगा। कोयले का दहन, अरे C+O2 यानी कोयले को आप जला रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, नया पदार्थ बनेगा। ये देखो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और बताओ, लासोन मेहंदी में होता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना वो सब इसी में आने वाली है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक परिवर्तन ही है। कोयले का दहन हो गया, कागज का जलना हो गया, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में परिवर्तन, दही में परिवर्तन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, दही से दूध बनेगा नहीं। समझ गए क्या? और बताओ, इधर से आंसर आ रहा है भाई, देखो लोहे पर जंग लगना, वाह, लोहे पर जंग लगना, शाबाश। लोहे पर जंग लगना Fe2O3 या Fe3O4, लोहे पर जंग लगना, Fe2O3 भी है ना। अरे लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना सही आंसर आ रहा है। और बताओ, कटे हुए सेव पर भूरे रंग की परत आना, आपने देखा होगा, कटे हुए सेब पर भूरे रंग की परत, देखा है क्या? सेब को काटने के बाद में कुछ ही समय के बाद में उस पर भूरे रंग की परत आ जाती है। तो ये सारे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कोयले का दहन, दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, कटे हुए सेब पर भूरे रंग की परत, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार का होगा? रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन। आप समझ पा रहे हैं ना ये सारी बातें? अब इसमें कोई ज्यादा है नहीं। और एक सवाल यहां से एग्जाम में आएगा, हरी मेहंदी का रचना, हरी मेहंदी का रचना, हरी मेहंदी का रचना। और ये हरी मेहंदी किसके कारण रचती है? लासोन, क्विनोन। हरी मेहंदी में लासोन जैसे पदार्थ होते हैं जो उसको रचाने में सहायक है। तो हरी मेहंदी रचना ये रासायनिक परिवर्तन होगा जी। भोजन का पाचन हो गया, वो भी होगा। श्वसन की प्रक्रिया, समझ में आ गई क्या बातें? दूध का फटना, दही का मतलब यही तो है, फिर दूध का फटना दही है और क्या है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, लेकिन आपको पता चल गया कि क्या भौतिक परिवर्तन है और क्या रासायनिक परिवर्तन है। कर लेना, कर लोगे? तो आज आपने क्या जाना? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये सारी बातें आपने जान ली। अभी अभी अपने पास समय पड़ा है। रासायनिक अभिक्रिया लगाओ हेडिंग। समय का अभाव है, पेपर का समय नजदीक है। रासायनिक अभिक्रिया,
भौतिक रासायनिक परिवर्तन में से यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस समझ लेना है कि क्या इसमें क्या हो रहा है, बस समझे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया? अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी ध्यान में रखना। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, संयोजन अभिक्रिया पढ़ा है ना? संयोजन अभिक्रिया इसमें आपको पढ़नी है, वियोजन इसमें पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया भी आपको पढ़नी है, ध्यान में देना। कौन कौन सी अभिक्रियाएं इसमें पढ़नी है एग्जाम की दृष्टि से, और इसके अलावा वियोजन विस्थापन पढ़ना है, ठीक है भाई, द्विविस्थापन पढ़ना है। आपके आर्मी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये पढ़नी है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आती है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। बस ये 6 अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। ये 6 अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रेडॉक्स, आर्मी के एग्जाम में यहां से सवाल बना है रेडॉक्स से। उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी में इतना कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, लगाओ फटाफट। अरे जितना जल्दी करोगे उतना ही आपके अच्छा होगा। संयोजन अभिक्रिया सबको आता है। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब योग होता है। अरे इसमें क्या होगा? 2 अभिकारक जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। 2 अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे? 2 अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट, एक एकल उत्पाद बनाएंगे। एक एकल है उत्पाद बनाते हैं। अब ये ज्यादा नहीं समझ में आया तो यहां से समझ में आएगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? 2 अभिकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। पहचान पूछ सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है। एग्जाम में आपसे पहचान पूछी जा सकती है कि कौन सी अभिक्रिया है। तनसुख बताओ भाई, 2 अभिकारक जुड़कर कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बना? अब आपसे पूछ ले ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है। सिंपल ही आता है, एग्जाम में तो सिंपल ही प्रश्न पूछते हैं। अरे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये क्या है? ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अरे जो तीर का निशान दिख रहा है ना, उससे पहले लेफ्ट साइड वाले अभिकारक है, और ये वाले क्या है? ये उत्पाद है। और ऊपर लिखा क्या है? ऊपर क्या लिखा है रे? ऊपर ये लिखा है 2 अभिकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाएंगे, तो ये सिंगल प्रोडक्ट है पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब और आसान करते हैं इसको और आसान करते हैं। संयोजन अभिक्रिया की क्या पहचान होगी? तीर का निशान देखना, ये रहा तीर का निशान, आप देख रहे हैं ना एरो का निशान। उससे लेफ्ट साइड में यदि संख्या 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरो के बाद में पूरी की पूरी एक सिंगल होनी चाहिए, एकल उत्पाद बनना चाहिए। यानी इधर 2 या 3 होगा, इधर पूरा का पूरा एक ही होना चाहिए इस साइड में, तो संयोजन अभिक्रिया है। जैसे एक और एग्जांपल पहचान के लिए बता रहा हूं, ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसको नहीं भी आता है ना वो भी कर लेगा। यह देखो ये प्लस का निशान इधर है। अच्छा ऐसे भी समझ लो, इधर प्लस होगा, इस साइड में प्लस नहीं होगा, ये भी देख सकते हैं आप। ये लो, ये इधर 2 है, इधर क्या है? 1 है। ये पूरा का पूरा एक ही है। ये संयोजन अभिक्रिया ही है सभी। जिसको नहीं भी आते हैं वो भी कर लेगा। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देख लो, इधर 2 इधर 1। हाँ, लेफ्ट साइड में प्लस होगा, इस साइड में प्लस नहीं होगा।
अभिकारक की साइड में प्लस होगा, उत्पाद की साइड में प्लस नहीं आएगा। संयोजन अभिक्रिया और देखते हैं। आप देखते हैं, मैं पूछता हूं आपको आंसर करना है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है। तनसुख बताएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तनसुख स्टैंड अप, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये गौरव बताओ भाई, गौरव ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है। मैंने बोला था कि तीर का निशान देख लेना, यदि ये प्लस इस साइड में दिख रहा है संयोजन है, तो ये तो इस साइड में आ गया ना, इस साइड का मतलब उत्पाद की तरफ आ गया। अरे यहां यदि प्लस होता तब होती संयोजन। अब ये संयोजन नहीं है। संयोजन कब होगी, जब प्लस का निशान आपको इस साइड में दिखेगा, अभिकारक की साइड में, लेफ्ट साइड में, और उत्पाद में कोई प्लस नहीं आएगा संयोजन अभिक्रिया में। कर लोगे। जिसको नहीं भी आएंगे ना वो भी कर लेगा। एक एग्जांपल और देता हूं, आंसर करके बताना। आप देखो, अब कईयों की दिक्कत आएगी। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है। जिसको ये उदाहरण नहीं आते क्या है क्या नहीं है वो भी कर लेगा। पहचान के लिए बता रहा हूं, ये संयोजन है कि नहीं है। अरे यहां तो प्लस है, ये बात तो पक्की है, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए था ना, यहां भी प्लस आ गया। इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। कर लोगे क्या। अरे कर लोगे पहचान पक्का। फिर बताओ, अभी पूछ लेता हूं। हाँ चलो बताओ, ये संयोजन अभिक्रिया है या नहीं है। है क्या। नहीं है। कौन सी है फिर, वो आगे जानेंगे कौन सी है। ठीक है, अभी के लिए मैंने संयोजन बताया है कि संयोजन में जो प्लस का निशान आपको दिखेगा वो केवल लेफ्ट साइड में दिखेगा, आगे प्लस नहीं आने वाला। लेकिन ये वाला प्लस इस साइड में आ गया, तो इसका मतलब ये संयोजन तो होगी नहीं। प्लस कहां आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, इधर प्लस नहीं आता, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। क्लियर है ना बातें। अभी पूछूंगा मैं आगे, कौन सी संयोजन है, कौन सी वियोजन है, कौन सी विस्थापन है, कौन सी द्विप विस्थापन है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं ये किसके हैं, संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया क्या कहती है, दो अभिकार जुड़ेंगे, दो अभिकारक जुड़ेंगे, ये जुड़ रहे हैं ना, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया है। और देख लो H2 प्लस और 2, ये क्या बनेगा रे, H2O। क्या बनेगा, H2O। अच्छा कई बार क्या होता है कि ये बैलेंस नहीं होती, बैलेंस भी आपको आना चाहिए, इसको संतुलित करना भी आपको आना चाहिए। देखो यहां हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के कितने हैं रे, 2 अणु है। यहां हाइड्रोजन के 2 अणु है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो सही नहीं है तो सही कर लो भाई, यहां ऑक्सीजन यहां 2 है तो यहां भी ऑक्सीजन के 2 कर दो। अब हाइड्रोजन देखो 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब ऑक्सीजन तो 2 है इधर, लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो 4 यहां भी कर दो, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 बनेगा। अब ये जो लिखी गई अभिक्रिया ये सही है, ये क्या है, सही है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये संयोजन अभिक्रिया का है। किसका है, संयोजन अभिक्रिया। कैसे, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ये बन गया आपका पानी, तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट टेस्ट में आपसे पता पूछा जाएगा, अभिक्रिया की पहचान करना, बताना फिर क्या है। अच्छा एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। अब ये संयोजन इसलिए यहां आपको प्लस दिख रहा है, यहां प्लस नहीं दिख रहा, पूरा सिंगल प्रोडक्ट है। अब ये भी संतुलित नहीं है तो इसको भी संतुलित कर लेते हैं भाई। यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 ही है, ये लो 2, मैग्नीशियम 2 है तो यहां भी 2 कर दो। इतना आसान है ये। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई क्या। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है,
दो अभिकारक जुड़ेंगे, और अभिकारक कौन से होते हैं? वो तीर के निशान, एरो का जो निशान दिख रहा है उससे पहले वाले अभिकारक होते हैं, ये वाले। और जो उत्पाद है वो राइट साइड में बनते हैं, इस साइड में। इसमें जुड़ेंगे, एकल उत्पाद बनेगा, संयोजन अभिक्रिया है, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं पता चले तो तीर के निशान के बाद में पूरा एक ही दिख जाए तो भी संयोजन है। इस साइड में 2 या 3 दिख जाए, इस साइड में 1 दिख जाए तो संयोजन है। कर लोगे? एक और अभिक्रिया लेते हैं, वियोजन। दूसरी लिखा वियोजन, दूसरी अभिक्रिया नोट करना, वियोजन अभिक्रिया। हाँ, ये एक और पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ये क्या कहती है? ये संयोजन का जस्ट अपोजिट। आपने जाना समस्थानी का उल्टा क्या होता है? समस्थानी का उल्टा क्या था? संभारिक। संयोजन का अपोजिट क्या होता है? वियोजन होता है। संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट क्या होगा? वियोजन होगा। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? इसमें क्या होगा? अभिकारक टूटकर उत्पाद बनाता है। अभिकार एकल अभिकारक है ना, एकल अभिकारक, ये भी ध्यान रखना। एकल अभिकारक है, टूटकर क्या बनाएगा रे? 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसको बोलते हैं वियोजन। जब रटने लग गए ना तो कुछ नहीं होने वाला है, इनको रटोगे तो कुछ नहीं बंटेगा ना, इसलिए आप समझ जाना। वियोजन इसका उल्टा कर दो भाई, संयोजन का अपोजिट करना है, वियोजन होगा। कैसे? देखो उदाहरण लेते हैं, पहले समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं। पहले तो मुझे ये बताना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? ये कैल्शियम कार्बोनेट ही दिख रहा है ना, ये चूना पत्थर है। नोट कर लो, ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर जानते हो ना, वही है। चौक जानते हो? चौक जानते हो क्या? चौक वो यही है। अरे आपने खड़िया देखा? खड़िया यही है। आपने सफेदी देखी? सफेदी यही है, सारे यही है। आपने संगमरमर देखा? यही है। आपने अंडे का कवच देखा? लो, तो मैंने सारे बता दिए। अब आपसे इनमें से कोई सा ही पूछा जाए, संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा? सफेदी के लिए, खड़िया के लिए, चौक जो होती है लिखने वाली उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट। और चूना पत्थर भी किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। तो ये इतने सारे एक ही है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही है। संगमरमर, चौक, चूना पत्थर, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। खड़िया जो होते हैं ये दिख रहे हैं ना आपको, सफेदी वाला, ये। अब ये अभिक्रिया क्या कहती है? ये अभिक्रिया कहती है कि इसमें अभिकारक जो होगा वो टूटकर उत्पाद बनाएगा, तो CaO और प्लस CO2। ये लो जी। अब यदि आपको नहीं पता तो करोगे क्या? सीधा जाना एरो के निशान पे, और इससे पहले पूरा का पूरा यदि आपको सिंगल दिख रहा है 1, और इस साइड में दिख रहा है 2 या 2 से ज्यादा, तो क्या करोगे? वियोजन। क्या करोगे? वियोजन। ये पहचान है। हालांकि ऑक्सीकरण अपचयन उसमें थोड़ी समस्या आएगी, वो भी बता देंगे कैसे करना है। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि वियोजन अभिक्रिया वो होगी जिसमें क्या? अभिकारक टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, CaO और प्लस CO2, CaCO3, अब बताओ ये कौन सी है? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये संयोजन का उल्टा होगा। अब ये देखो प्लस का निशान इस साइड में आ गया, इसका मतलब संयोजन हो गया ये, तो है ना। और जस्ट इसको अपोजिट लिखा तो ये वियोजन बन गया। भाई दिक्कत है क्या? बताओ, है क्या दिक्कत? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह वियोजन है। और देखते हैं, अब बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह वियोजन है या संयोजन है? ठीक है जी। अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। AgCl देख लो, Ag प्लस Cl2, बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है?
बैलेंस आप कर लेना इनको, क्लोरीन 2 दिख रहा है तो 2 कर दो इधर, ये लो। अरे जिसमें अभिकारक टूटेगा तो वो वियोजन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो ये सारे वियोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण आपको नजर आ रहे हैं, संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी। एक सवाल लेके क्लास से लेंगे विदा, एक सवाल लेता हूं, बाकी कल पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? अभी आपका पता चलेगा कि आपने सीखा या नहीं। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? आपसे सवाल किया जा रहा है भौतिक परिवर्तन कौन सा है, आपको ही बताना है। आपसे सवाल किया गया कि इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, और भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाएं, जितने भी ये विधियां हैं आपने विधियां पढ़ी थी ना, अरे पृथक्करण की विधियां पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो सारी किसमें आएगी? भौतिक परिवर्तन में। अच्छा, लोहे पर जंग लगना ये तो रासायनिक परिवर्तन है। कटे हुए सेव पर भूरे रंग की परत आना ये भी रासायनिक है। लेकिन ऊर्ध्वपातन आपको पता है ना, आयोडीन वाला, आपने सुना था नौशादर, आपने सुना था ना कपूर, आपने सुना था नेपथलीन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? ये ऊर्ध्वपातन के थे। ऐसे पदार्थ जिनको सीधे ठोस अवस्था से किसमें बदले थे? गैस में, बिना द्रव अवस्था में बदले। तो ये भौतिक परिवर्तन रहेगा ऊर्ध्वपातन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है जी, बाकी ये सारे रासायनिक परिवर्तन। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।